पृथ्वीराज रासो काव्य, हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है रेवा तट, वो पढ़ते हैं। रेवा तट समय में पृथ्वीराज ने रेवा नदी के तट पर जो भयानक युद्ध मोहम्मद गौरी से किया उसका वर्णन है। और रेवा तट पर जो मोहम्मद गौरी के साथ जो युद्ध हुआ था उसी का वर्णन इसके अंदर किया गया है। रेवा नदी मतलब नर्मदा नदी को ही रेवा नदी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं। रेवा तट समय पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग माना जाता है। रेवा तट जो है वो 27वां सर्ग माना जाता है। इसमें दिल्ली के महान राजा पृथ्वीराज चौहान तथा शाहबुद्दीन गौरी के रेवा तट पर होने वाले संघर्ष का वर्णन है। ऊपर गलत लिखा हुआ मोहम्मद गौरी, इसमें था शाहबुद्दीन गौरी। उनका जो संघर्ष हुआ था वो शाहबुद्दीन गौरी से हुआ था और रेवा तट पर हुआ था। जब शाहबुद्दीन को अपने गुप्तचरों से ये ज्ञात हुआ कि पृथ्वीराज रेवा तट के समीप वन में आखेट रहता है। आखेट मतलब शिकार करने गए हैं रेवा नदी के तट पर, वो शिकार कर रहे हैं, उसमें बिजी हैं। उसके गुप्तचरों ने जब जिसे ये बताया तो उन्होंने आक्रमण करने की योजना बनाई। तो वे अपनी सेना सहित पृथ्वीराज पर आक्रमण कर देता है, परंतु पृथ्वीराज चौहान शीघ्र ही मोर्चा संभाल लेते हैं और उनकी सेना को छिन्न भिन्न करके उसे बंदी बना देते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत सर्ग में युद्ध का वर्णन है, इसीलिए कुछ विद्वान इन अंश के नामकरण रेवा तट पर आपत्ति उठाते हैं। जब उसमें युद्ध का वर्णन है तो उसका नाम रेवा तट क्यों रखा गया? क्योंकि रेवा तट पर ये युद्ध हुआ था इसीलिए रखा गया, लेकिन वो फिर भी आपत्ति उठाते हैं। लेकिन इस सर्ग में वर्णित पृथ्वीराज चौहान का रेवा तट के समीप किसी वन में आखेट रत होना तथा शाहबुद्दीन के आक्रमण करने पर उत्साह के साथ उन पर पलटवार करना आदि घटनाएं इस शंका का निराकरण कर देती हैं। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामंड राय देवगिरी को जीतने के बाद कवियों ने पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति का बखान किया। एक दिन चामंड राय ने पृथ्वीराज से कहा कि रेवा नदी के तट पर ऐरावत हाथी के समान बहुत से हाथी पाए जाते हैं। ऐरावत हाथी जो इंद्र की सवारी, इंद्र के पास है ऐरावत हाथी, उसके जैसे बहुत सारे हाथी नर्मदा के तट पर है, रेवा के तट पर है। अतः आप रेवा तट पर शिकार खेलने चले। तभी पृथ्वीराज चौहान ने कवि सन से पूछा कि ये देवताओं के वाहन पृथ्वी पर कैसे आ गए? मतलब हाथी तो देवताओं का वाहन है, तो वो पृथ्वी पर कैसे आए? तो इसकी भी एक स्टोरी बताते हैं। वो कवि चंद्र राय ने उत्तर दिया है, महाराज हिमालय के पास एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था जो कि 100 योजन तक फैला हुआ था। वट वृक्ष इतना बड़ा था। एक दिन उसी वन में पाल काव्य ऋषि रहते, मतलब उसी वन में एक पाल काव्य ऋषि रहते थे जिनकी हाथियों से अत्यंत प्रीति थी। पाल काव्य ऋषि की हाथियों से बहुत ज्यादा प्रेम था। राजा पृथ्वीराज ने पूछा कि हे कविराज, उन ऋषि को हाथियों से इतनी प्रीति क्यों थी? इसका क्या कारण है? कवि ने बताया कि एक बार ब्रह्म ऋषि को घोर तपस्या में रत देखकर, एक ब्रह्म ऋषि तपस्या कर रहे थे तो देवराज इंद्र डर गए और उनकी तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से उन्होंने रंभा, एक अप्सरा जिसका नाम रंभा था, उसको ऋषि के पास भेज दिया कि उसकी तपस्या को भंग कर दो। ऋषि ने क्रोधित होकर रंभा को हथनी होने का शाप दे दिया। जब उसकी तपस्या भंग करने आई तो उसने शाप दिया और वो उसको हथनी बना दिया। एक दिन सोते हुए मुनि का वीर्यपात हो गया जिससे हथनी ने खा लिया। वीर्यपात हुआ, उसको हथनी ने खा लिया, जिससे पाल काव्य मुनि का जन्म हुआ। एक मुनि का जन्म हुआ जिनका नाम है पाल काव्य। तो एक हथनी के गर्भ से उनका जन्म हुआ, इसीलिए उन्हें हाथी से प्यार है। पाल काव्य मुनि इसी कारण हाथियों से प्रीति रखते थे। पाल काव्य ऋषि जो वे शापित हाथी एक दूसरे से बड़ी प्रीति रखते थे, मतलब एक दूसरे से बड़ा प्रेम था उनको। एक दिन उस वन में राजा रोमपाद शिकार खेलने आया और हाथियों को पकड़कर चंपापुरी ले गया। हाथी पाल काव्य से बिछड़ने के कारण दुर्बल हो गए, मतलब जब ऋषि से बिछड़ गए तो वो दुर्बल हो गए। उन्हें दीर्घकाय शरीर को कुशकाय हो गए, मतलब उनका जो बहुत बड़ा शरीर हुआ करता था बहुत कमजोर हो गया। फिर पाल काव्य ऋषि वहां आए और उनकी काफी सेवा की। कोपल, पराग, पत्ते, छाल, शाखाएं सब खिलाकर ऋषि ने उन्हें स्वस्थ कर दिया, जिससे सभी हाथी पुनः हुष्ट-पुष्ट हो गए, तगड़े हो गए। इससे हाथियों ने विचरण करते हुए उस वृक्ष की शाखाएं तोड़ी, बल्कि ऋषि दीर्घपता का आश्रम उजाड़ डाला। अब उनमें इतनी शक्ति आ गई कि उन्होंने वृक्ष की शाखाओं को तोड़ना शुरू कर दिया और ऋषि दीर्घतपा का आश्रम उजाड़ दिया। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि ने मदांध हाथियों को, मदांध मतलब मद में अंधे हाथियों को शाप दे दिया। इस कारण हाथी तब से गति विहीन हो गए, मतलब उन्हें अपने बल का ध्यान नहीं रहा। तब से मनुष्यों ने उन्हें अपनी सवारी बना लिया। इसीलिए वो हाथी जो है इतना विशालकाय हाथी भी मनुष्य के कंट्रोल में आ गया। किसकी वजह से? एक ऋषि के शाप की वजह से। कवि चंद ने आगे बताया कि अंग देश के एक वन में लोहिताक्ष सरोवर पर उन शापित हाथियों का झुंड क्रीड़ा करता है। वो जो शापित हाथी हैं वो खेलने जाते हैं सरोवर, लोहिताक्ष सरोवर के पास। कवि चंद का हाथियों के विषय में यह वृत्तांत सुनकर राजा पृथ्वीराज को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई। तभी चामंड राय ने पृथ्वीराज से कहा, हे राजन, रेवा तट पर बड़े दांतों वाले हाथियों के साथ साथ मार्ग में सिंह भी मिलेंगे, आप उनका भी शिकार कर सकते हैं। चामंड राय ने आगे कहा कि वहाँ पहाड़ों और जलाशयों पर, जलाशय मतलब जो तालाब वगैरह होते हैं,
कस्तूरी मृग जिनके नाभि में कस्तूरी होती है, सुगंध आती है, कबूतर और अन्य पक्षी भी रहते हैं। और दक्षिण दिशा का सौंदर्य तो और भी अवर्णनीय है, इतना सुंदर है कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। ये सुनकर पृथ्वीराज ने सोचा कि मेरे वहां जाने से जयचंद को तो ईर्ष्या होगी, मतलब जयचंद उसका कंपटीटर है, साथ ही स्थान भी रमणीक है, अच्छा स्थान लग रहा है, जैसा वर्णन किया तो अच्छा स्थान है तो जाना चाहिए। अतः चौहान ने रेवा तट की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां के सभी राजाओं ने पृथ्वीराज का स्वागत किया और पृथ्वीराज ने भी वहां खूब शिकार का आनंद लिया। उसी समय लाहौर के शासक चंद पुडीर दाहिम का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, शहाबुद्दीन गौरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए बड़ी सेना तैयार की है। चंद पुंडीर के पत्र को पढ़कर चौहान लाहौर की ओर चल दिए। पृथ्वीराज ने सभी सामंतों से मंत्रणा करके गौरी से युद्ध की घोषणा कर दी। चंद पुंडीर ने अपनी सेना को लाहौर में गौरी की सेना को रोकने के लिए सावधान कर दिया। गौरी ने चिनाब नदी को पार किया, जो पंजाब के अंदर है, जहां उसका मुकाबला चंद पुंडीर से हुआ। चंद पुंडीर ने अपने 5 वीरों के मरते ही गौरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तभी चौहान के दूतों ने उसे बताया कि तातार मारूफ खां, मतलब जो गौरी का प्रधान सेनापति था, लाहौर से केवल 5 कोस दूरी पर ही है। यह सुनकर पृथ्वीराज ने गौरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। नगाड़ों के बजते ही हाथियों के घंटे घनघना गए। चौहान की सेना के लोहे के बाणों को देखकर गौरी की सेना घबरा गई। दोनों ओर की सेनाएं भिड़ गई। चौहान पक्ष के साथ साथ गौरी पक्ष के अनेक वीर योद्धा मारे गए। रावर, संबर सिंह, सोलंकी, माधवराव, गरऊ, गोइन, पतंग जयसिंह, चंद पुंडीर, कुरम्ब, आहुट, लखन, लोहारा आदि बहुत से वीर मारे गए। 4 दिन तक युद्ध निरंतर चलता रहा। चौथे दिन चौहान के एक योद्धा गुज्जर ने गौरी को पकड़ लिया। सुल्तान गौरी को हाथी पर बांधकर दिल्ली ले गया। वह 1 माह और 3 दिन तक, 1 महीने और 3 दिन तक पृथ्वीराज की कैद में रहा। शहाबुद्दीन के अमीरों ने पृथ्वीराज से गौरी को छोड़ने की विनती की और दंड स्वरूप 9000 घोड़े, 700 इराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 ढली हुई ढालें, गजमुक्ता और अनेक माणिक दिए। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने गौरी से संधि कर ली और पहिना ओढ़कर उसे घर भेज दिया। यही रेवा तट सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। रेवा तट का प्रधान विषय पृथ्वीराज और गौरी का युद्ध है। इसका मेन विषय क्या है? यहाँ पर पृथ्वीराज और गौरी का युद्ध हुआ था। स्पष्टतः इसका जो प्रधान रस जो है वो वीर रस है। सर्ग के आरंभ में चौहान को रेवा तट पर शिकार करने के लिए प्रेरित करते समय कुछ समय के लिए सौंदर्य प्रधान छंद मिलते हैं, मतलब प्रकृति की सुंदरता का वर्णन भी किया गया है। तत्पश्चात संपूर्ण सर्ग में युद्ध वर्णन, सैनिक व्यूह रचना, युद्ध साज सज्जा आदि का ही वर्णन मिलता है। अतः कहा जा सकता है कि संपूर्ण सर्ग में वीर रस का ही पारिक हुआ है। चंद पुंडीर के दूत द्वारा लाए गए पत्र में गौरी की सेना के प्रति चौहान को सचेत किया गया है, जिसके द्वारा हमें गौरी की विशाल सेना का पता चलता है। क्या लिखा है? श्रोतम भपय गौरियम बर भरम, बजाई सज्जाई ने सा सेना चतुरंग बदी, उलझ ततार मारुफई। मतलब इतनी बड़ी सेना है कि उन्होंने पूरी तरह से उनको गौरी को घेर लिया है। तो जी सार पर उपरावरसी पालायन सायनम, एक जीवन साहब साहिना वियम स्वयं सेना। मतलब इसमें पूरे में ही उनकी सेना का वर्णन दिया गया है। वीर रस इसके अंदर, पूरे के अंदर वीर रस दृष्टिगत होता है। इसके बाद इसका जो कला पक्ष है, कला पक्ष में क्या है? कला पक्ष की दृष्टि से रेवा तट स्पष्टता प्रभावशाली है, मतलब इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है दूसरों को पढ़ने वाले के ऊपर। वीर रस से पुष्ट होने के कारण इस सर्ग की भाषा ओजपूर्ण है। ओजपूर्ण मतलब जोश से भरी हुई है। कवि ने अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करते हुए अरबी, फारसी, तत्सम आदि शब्दों का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया है। ओजपूर्ण भाषा का एक उदाहरण यहाँ दृष्टव्य है। लिखा है, रे गुज्जर गवार राज ले मटम न होई, अप मरे छिज्जे निरपति कौन काराजी है जोई। मतलब गुज्जर गवार मतलब जो सेना में जो भी लोग हैं, जो राजा की सुरक्षा के लिए मर जाए वही वीर सबसे अच्छा सही होता है। तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार से इसके अंदर ओजपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया गया है। कवि चंद बरदाई ने अपने रासो ग्रंथ में छंद योजना के अंतर्गत छंदों की बाढ़ ला दी। अनेक छंदों का प्रयोग किया। कवि ने दूहा, छप्पय, भुजंगी, साटक, कुंडलियां, कंठ शोभा, मोतीदाम, रसवला आदि प्राचीन छंदों के प्रयोग से काव्य में विशिष्टता लाने का सफल प्रयास किया है। इसके बहुत सारे इसके अंदर उदाहरण भी दिए गए हैं। इसके बाद है रेवा तट महत्वपूर्ण पदों की व्याख्याएं। ये हम नेक्स्ट क्लास में इसमें करेंगे।